दोस्तों, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करता है। नेकी करने से इंसान का दिल तो सुकून पाता ही है, साथ ही उसे जिंदगी में भी सफलता मिलती है। दूसरों की मदद करने से आपकी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज में नहीं मिलता। जो दूसरों के लिए भला करता है उसे कभी भी जीवन में अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता। कर भला तो हो भला, यही जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। दूसरों की मदद करने से न केवल उनका भला होता है बल्कि आपका भी भाग्य चमकता है। नेकी का असर समय से पहले और अधिक मात्रा में लौटता है। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष तभी मिलता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। भला कार्य करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को अधिक सक्षम महसूस करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद ही ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट माइंडसेट 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक बार महात्मा के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला का क्या तात्पर्य है? तब महात्मा कहते हैं, मतलब यही है कि तुम जो करो उसमें दूसरों का हित होना चाहिए। और महात्मा ने कहा कि चलो, इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। किसी राज्य में एक नवविवाहिता शादीशुदा पति पत्नी रहते थे। वह दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। नागेश बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था, जिसका काम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना था। नागेश को खिलौने बेचकर दिन भर काम करने के बाद 100-150 रुपए मिल जाते थे। उसमें से वह रोजाना घर के लिए कुछ खाना लेता था और बचे रुपए अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह नागेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी जानकी को दिखाने लगा और कहने लगा, आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब जानकी कहती है, हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं। ये तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप पूरे दिन क्या करोगे? तब नागेश ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतने खिलौने से क्या होगा? हमें और मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है और अभी मिट्टी लाने के लिए साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूं, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब जानकी कहती है, साहूकार के पास क्यों, यही पास से ले आओ। नागेश कहता है, साहूकार के खेत की मिट्टी से खिलौने चिकने और काफी अच्छे बनते हैं। उनके खेत की मिट्टी काली है। तब जानकी ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना और उसके साथ काम करने मत बैठ जाना। साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना वह बाद में पैसे मांगने लगेगा। इतना सुनकर नागेश वहां से निकलने लगा। नागेश काफी भोला था, जिसका फायदा गांव वाले उठाते और उससे अपना काम करवा लेते थे। नागेश साहूकार के घर पहुंच गया। तब नागेश ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन मुनीम जी हैं। चलो, उनसे ही पूछ लेता हूं। मुनीम जी नागेश से पूछते हैं, अरे, यहां कैसे आना हुआ बेटा? नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूं, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे, साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत के कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ से करवा लूं। वैसे भी सारे गांव का बोझ उठाते हुए घूमता है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। मुनीम ने कहा, अरे नागेश बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी ले सकते हो, और वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं। और हां, तुम पूछने आए ही हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूं। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी ना, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम इस कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल लेना, तो तुम्हें वहां पर सूखी गीली मिट्टी मिल जाएगी। तब नागेश ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज मैं कुछ मिट्टी निकाल लूंगा और कल जाकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। मुनीम जी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
और नागेश के वहां से जाते ही मुनीम सोचने लगता है, मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया, इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी करेंगे। नागेश साहूकार के खेत में एक दिन के लिए मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और घर पर नागेश और उसकी पत्नी दोनों ने खिलौने अच्छी तरह से बना दिए। फिर खिलौने सूखने के बाद नागेश खिलौने को मेले में बेचकर घर चला आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई। इससे वह बहुत खुश हो गया और जानकी को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितनी अच्छी तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी के कुछ भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है, और वह भी बिना किसी पैसों के। कल ही जाकर मिट्टी ले आऊंगा। ऐसे ही नागेश कुछ दिन वहां से मिट्टी लाता और उससे खिलौने बनाकर मेले में बेचकर आता। फिर एक दिन रोज की तरह वह सुबह होते ही नागेश खेत की तरफ निकलता है और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर लगभग 10 से 15 हाथ खोदता है। जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज सुनाई देती है। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना तांबे का घड़ा दिखाई दिया। नागेश ने उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें काफी पुरानी सोने की मुद्राएं और सिक्के थे। नागेश एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सोचा, इसे घर लेकर जाता हूं, बाद में सोचूंगा। नागेश पहले ही इतने सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जैसे ही उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है। आप मिट्टी खोदने गए थे या कुआं खोदने गए थे? क्या मिट्टी लेकर आने में इतना समय लगता है और इतने समय में आपने सिर्फ एक हांडी मिट्टी लेकर आए हो? तब नागेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और घर के अंदर गया और सोने की मुद्राएं दिखाई। तब जानकी ने उसे पूछा, आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? तब नागेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुन। जब मैं साहूकार के खेत में गया तो मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैं उस कुएं को खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। तब जानकी पूछती है, अच्छा हुआ आप इसे घर लेकर आए और आपने कहीं किसी से इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं? इतने सारे पैसों से तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी और फिर आपको खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ेगा। तब नागेश ने गुस्से से कहा, नहीं, यह तुम क्या कह रही हो? ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, तो इन पर हमारा कोई हक नहीं है। जानकी कहती है, हम क्यों नहीं ले सकते ये मोहरे? नागेश कहता है, माना सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार जी को लगा तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा, और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को यह सारा धन देकर सब बता दूंगा और सिक्के उन्हें दे दूंगा। जानकी ने कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लो, मैं तब तक इन्हें छुपा कर रख देती हूं। जानकी मन ही मन सोचती है, यह आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूं तो चिल्ला पड़ेगा। क्यों ना मैं ही कुछ सिक्के निकाल के रख लूं। और वह कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है। नागेश वह घड़ा लेकर कुछ ही देर बाद साहूकार के घर निकल जाता है। तब साहूकार घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम उसके घर पर ही था। तब वह नागेश के हाथ में घड़ा देखकर उसे पूछता है, अरे बेटा, क्या हुआ? मिट्टी चाहिए क्या? तो वही कुएं से ले आओ। तब नागेश कहता है, नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली और मुझे कल मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला है जिसमें मुझे यह सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और सारा वाक्य सुनने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब नागेश कहता है, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए। आप ये घड़ा ले लो और साहूकार जी को दे देना। मुनीम कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यह साहूकार जी को दे दूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, इसके बारे में तुम किसी भी गांव वाले से मत कहना और किधर भी इसका जिक्र मत करना। तुम तो बड़े ईमानदार हो। अब तुम जाओ, मैं यह घड़ा सेठ जी को जरूर दे दूंगा। सोने के सिक्के से भरा घड़ा देकर नागेश वहां से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है जो मैं यह सब कुछ साहूकार को दे दूंगा।
अगर मैं यह सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। इतने दिन काम करके भी मुनीम ही बना रहा हूं। अब मैं भी इसे अपने पास रख लूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। घर, खेत, गाड़ी, बंगला सब खरीद लूंगा और गांव का सेठ बन जाऊंगा। और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ नागेश को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। उसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। अगले दिन उधर भोला नागेश अपना रोज की तरह खिलौने बेचने जा रहा था और जाते वक्त अपनी पत्नी जानकी से कहने लगता है, आज रात को देर हो सकती है। जब तक सारे खिलौने नहीं बिकते मैं नहीं आ पाऊंगा। जानकी भी कहती है, पता है आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी बिक जाएंगे और मैं भी घर के काम करके खाना बना लूंगी। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर नागेश के घर आता है और उसी पर इल्जाम लगाने लगता है, मैं कल इसे आपके खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है और इन दोनों को कल बात करते हुए सुना था। अब इनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया। तब जानकी डरने लगी और तलाशी से मना कर रही थी। तब नागेश ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले तो थे और मैंने वह सिक्के मुनीम जी को लाकर दिए थे। साहूकार को मुनीम पर भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बात को ही सच माना था। और नागेश ने कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूं। नागेश कहता है, क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था मैंने वह मुनीम जी को लाकर दिया था और आपको देने के लिए भी कहा था। मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप बेझिझक मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। जानकी के मना करने पर मुनीम कहता है, जरूर सोने की मोहरों के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिला होगा, इसलिए तो यह हमें रोक रही है। फिर उन्होंने तलाशी ली। तलाशी के बाद जब सोने की कुछ मोहरें मिलती हैं तब नागेश को कुछ समझ नहीं आता है और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब यह कहां से आए, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के तुमने मुनीम जी को ही दिए हैं। अब यह कहां से आए, जरा बता सकते हो। नागेश ने साहूकार जी से कहा, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी हैं। साहूकार ने नागेश से पूछा, जब तुमने सब कुछ मुनीम जी को दे दिया था तो यह कहां से आया, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। डर के मारे नागेश रोने लगा। तब उसकी पत्नी जानकी ने कहा, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीबी भी दूर हो सके। बाकी सारी मुद्राएं मेरे पति ने इस मुनीम को दे दी थीं और अब यह झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, यह अपने पति के साथ मिली हुई है, दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारागार न जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के इनके ही घर मिले, अब यह मुझे फंसाना चाह रहे हैं। सिपाही से कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी मरम्मत कीजिए। लेकिन साहूकार अभी भी शांत थे। कुछ दिन बाद वह एक दिन अचानक मुनीम के घर गए। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार जी को सब कुछ समझ आ गया। नागेश सच बोल रहा था। साहूकार ने मुनीम से कहा, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी, तुम्हारी वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हुई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहां आ गए और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को नागेश की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने नागेश को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। यह सोने की मुद्रा में से आधा हिस्सा नागेश तुम रख लो। जब नागेश ने मना किया तब साहूकार ने कहा, अरे यह तो तुम्हारा इनाम है, यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिला है। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। महात्मा ने आनंद से पूछा, आनंद, कुछ भी हो जाए, हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य ही होगा। और हां,
हर मनुष्य को नागेश की तरह सोचना चाहिए, न कि उस मुनीम की तरह। इस पर आनंद ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।